नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो अपना है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, आज का जो अपना यौगिक टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि कार्बनिक यौगिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन है वो डिस्कस कर लें। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए भी। चलिए अपना टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन का शुद्धतम रूप पाया जाता है प्रकृति में। बताइए भाई, प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट, फुलरिन, हीरा और उपयुक्त सभी। दीजिए जवाब। प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है वो कौन सा पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। ठीक है, प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है वो कौन सा पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। यदि और फैक्ट की अपन बात करें तो हीरे का उपयोग है वो अपन कह सकते हैं कि कांच को काटने में किया जाता है, लेकिन काले हीरे का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? बोर्ट। काले हीरे को बोर्ट कहते हैं, जिसका उपयोग है वो कांच को काटने में किया जाता है। ठीक है, आदि। और यदि अपन बात करें तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे महंगा हीरा कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होता है नीला हीरा, यानी नीले रंग का जो हीरा होता है वो सबसे महंगा हीरा होता है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि कार्बन का ऊष्मीय मान क्या होता है? कार्बन का ऊष्मीय मान क्या होता है? देखिए, ऊष्मीय मान की यदि अपन बात करें तो आप कहोगे 1 ग्राम, किसी भी वस्तु का 1 ग्राम जलाने पर जितनी ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्मीय मान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1 ग्राम कार्बन को जलाने पर कितनी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, दीजिए भाई जवाब। ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो कैलोरी। ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो कैलोरी। तो आप जवाब दीजिए कार्बन का ऊष्मीय मान कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.8। ठीक है, कार्बन का ऊष्मीय मान कितना होता है? 7.8 होता है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। बताइए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रकृति में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है वो आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, एक तो होती है धातु और एक होती है अधातु। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि अधातु के ऑक्साइड है वो ए से याद रखना है आपको, अम्लीय होते हैं। यानी अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो आप कहोगे कि कार्बन क्या होती है? कार्बन होती है अधातु। तो अधातु है इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। ठीक है, आपको और भी याद रखना है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो। ठीक है, ये क्या है? अधातु के ऑक्साइड है, तो इनकी प्रकृति भी क्या होगी? अम्लीय होगी। हम जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कार्बन की आकृति कैसी होती है? कार्बन अणु की आकृति कैसी होती है? दीजिए जवाब। कार्बन अणु की आकृति है वो कैसी होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुष्फलकीय। कार्बन अणु की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब। विद्युत से लगी आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनोइक अम्ल या पायरिन? दीजिए जवाब इसका। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायरिन। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है, पायरिन का फॉर्मूला होता है CCl4। ठीक है, CCl4, या इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको है वो अपन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पायरिन का रासायनिक नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CCl4। विद्युत से लगी आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? पायरिन का उपयोग किया जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्न में से कोल गैस बनी होती है। ठीक है, देखिए कोल गैस भी है, वाटर गैस भी होती है। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। प्रोड्यूसर गैस भी होती है, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपने
ईंधन के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप जवाब दीजिए मुझे कि कोल गैस जो होती है वो किससे बनी होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेथेन प्लस हाइड्रोजन। मेथेन प्लस हाइड्रोजन आपको रटना है, याद रखना है, मेथेन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिए, तब तक आप समझ लीजिए साथ में ही कि समस्थानिक क्या होता है। देखो समस्थानिक का मतलब ये होता है कि परमाणु संख्या तो होती है समान, परमाणु संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि कार्बन के समस्थानिक होते हैं कितने, 3। ठीक है, आपको याद रखना कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, चलिए अभी अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग है आयु निर्धारण में किया जाता है। दीजिए भी जवाब, कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग है वो आयु निर्धारण में किया जाता है। इस विधि को बोलते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग विधि। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। दीजिए भाई जवाब दीजिए आप जल्दी से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन 14। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन 14 का उपयोग करके वस्तुओं की आयु है वो कैसे ज्ञात की जाती है, आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वस्तु उतनी क्या होगी, पुरानी होगी। ठीक है, कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वस्तु उतनी क्या होगी, पुरानी होगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, किन 2 गुणों के कारण प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। बताइए भाई, किन 2 गुणों के कारण है वो प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। देखिए चतुसंयोजकता का मतलब है कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसी गुण के कारण है वो कार्बन अन्य यौगिकों के साथ आसानी से जुड़ सकता है। अगला है श्रृंखलन। श्रृंखलन की यदि अपन बात करें तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, बाकी अन्य तत्वों के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कार्बन प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक बनाने का कारण यही है चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। दीजिए भाई जवाब, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CnH2n। देखिए कार्बनिक यौगिकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आप कहते हो एक तो होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है एल्केन होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है CnH2n और एल्काइन होता है CnH2n-2। ठीक है, चलिए भाई अगला, निम्न में से अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से फायर डैम्प यानी किस गैस को है वो फायर डैम्प कहते हैं। दीजिए भाई जल्दी से जवाब आप दीजिए कि फायर डैम्प है वो किस गैस को कहते हैं। किस गैस को फायर डैम्प भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेथेन। देखिए कोयले की जो खदानें होती हैं उनमें कई बार क्या होता है अचानक विस्फोट होता है, और उस अचानक विस्फोट को क्या बोलते हैं, फायर डैम्प कहते हैं। और उस विस्फोट के लिए जो जिम्मेदार गैस होती है वो कौन सी होती है, मेथेन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फायर डैम्प गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन एग्जाम में सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl4, जिसका उपयोग पहले निश्चेतक के रूप में यानी बेहोशी की दवा में किया जाता था, लेकिन आजकल इसका उपयोग है वो नहीं किया जाता क्योंकि ये शरीर के अन्य अंगों पर भी प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिविंग। चलिए भाई
अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, नींद लाने की औषधि बनाने में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? बताइए भी, नींद की जो औषधि होती है वो बनाने में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए भी। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, तो दीजिए जवाब आप। नींद लाने की औषधि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटामाइड। आप रट लेना इसी को कि एसिटामाइड का उपयोग है वो नींद की औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? सीधा सा रटने वाला क्वेश्चन है, सीधा सा याद रहने वाला क्वेश्चन है, बताइए भाई। ठीक है, तो आप कहोगे कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6 और द्रव्यमान संख्या होती है 12। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कार्बन का प्रतीक होता है C। ठीक है, कार्बन का प्रतीक होता है C और कार्बन जो है वो P ब्लॉक का, किसका? P ब्लॉक का तत्व है। कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है? P ब्लॉक का तत्व है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन किस वर्ग में रखा गया है? दीजिए भी जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन किस वर्ग के अंदर रखा गया है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, प्रतीक C है, P ब्लॉक के अंदर रखा गया है। और बताइए, अभी यहाँ पर अपना वर्ग भी है वो भी क्लियर हो जाएगा। बताइए किस वर्ग के अंदर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कार्बन को रखा गया है 14वें वर्ग में। ठीक है, कार्बन को किस में रखा गया है? 14वें वर्ग में। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, इनको किस में रखा गया है? इनको रखा गया है 14वें वर्ग में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि बेंजीन की संरचना में कितने द्विबंध पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए आप, बेंजीन की संरचना में कितने द्विबंध पाए जाते हैं? कितने द्विबंध पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए बेंजीन की संरचना इस प्रकार से होती है, 6 और इसके अंदर कार्बन होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन अणु होते हैं, तो इसमें द्विबंध होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 3 ही तो द्विबंध पाए जाते हैं, और 3 इसमें क्या पाए जाते हैं? एकल बंध पाए जाते हैं। तो बेंजीन की संरचना में द्विबंध कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि सिगरेट की लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? दे दीजिए जवाब, सीधा सा रटने वाला क्वेश्चन है। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। ये रटने वाला क्वेश्चन है, सीधा सा रट लीजिए। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि इथेनॉल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो बताइए आप, एथेनॉल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी क्यों कहते हैं? ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन आती है आपसे। परसों के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि गना जो है वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर सीधी की सीधी लाइन दी हुई है कि गन्ना है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और गन्ने के रस को मोलेरस कहते हैं और मोलेरस का किण्वन द्वारा है वो एल्कोहल बनाया जाता है। ये लाइन है वो दी हुई है। ठीक है, बाकी सभी पादप है वो अपने को पता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन ली गई है, इसलिए उसने क्या पूछ रखा है कि गना, उसने गना नाम है वो दे रखा है। तो अब आप बता दीजिए मुझे कि एथेनॉल अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी क्यों कहते हैं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो आप कहोगे इनका गलनांक कम होता है। ठीक है, इनका गलनांक कम होता है इसलिए ये ठंड में जम जाते हैं। ठीक है, इनका गलनांक कम होता है इसलिए ये ठंड में जम जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भाई, एथेनोइक अम्ल को है वो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है एथेनोइक अम्ल को। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप
उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि उद्योगों में एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए मेथेनॉल मिला दिया जाता है जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता। बताओ एथेनॉल और मेथेनॉल का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? दीजिए जवाब। एथेनॉल और मेथेनॉल का मिश्रण क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकृत एल्कोहल। ठीक है, विकृत एल्कोहल। ऐसा कैसा क्वेश्चन है, पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया था विकृतिकृत, वहाँ पर ये नाम दिया हुआ था विकृतिकृत एल्कोहल या विकृत एल्कोहल, एक ही बात हो जाती है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकृत एल्कोहल है वो किसका मिश्रण होता है, तो आपको याद रखना है एथेनॉल और मेथेनॉल का। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेथेनॉल क्या होता है? मेथेनॉल एक प्रकार से जहर होता है, विष होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में कब प्रभाव डालता है? जब ये किस में बदल जाता है, सॉरी मेथेनॉल है वो किस में बदल जाता है? मेथेनेल में, यहाँ मेथेनेल है, मेथेनेल में बदल जाता है, तब क्या हो जाती है? इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मेथेनॉल एल्कोहल होता है, मेथेनेल जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि मेथेनॉल जो है वो मेथेनेल में शरीर के किस भाग में बदलता है? दीजिए भाई जवाब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि एल्कोहल जो जहर होते हैं वो हमारे शरीर के किस भाग में जाके वो परिवर्तित होके और अपन कह सकते हैं जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। बताइए भाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एथेनॉल के निर्जलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया था आपसे, ऐसा कैसा क्वेश्चन? बताइए भाई एथेनॉल के निर्जलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल के निर्जलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ऐसा कैसा क्वेश्चन है वो ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, एथेनॉल के निर्जलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए भी अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि कुछ देशों में अल्कोहल पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका उत्पाद भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। तो बताइए आप मुझे जल्दी से कि ऐसा ईंधन क्या कहलाता है जिसके अंदर पेट्रोल मिला हुआ होता है? ऐसा ईंधन क्या कहलाता है? विकृत ईंधन, स्वच्छ ईंधन, एल्कोहलिक ईंधन या एल्को पेट्रोलियम? दीजिए जवाब जल्दी से, जल्दी से आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वच्छ ईंधन। ठीक है, कुछ देशों के अंदर एल्कोहल पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? स्वच्छ ईंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो खनिज अम्लों से दुर्बल होते हैं। देखिए सबसे पहले यदि अपन बात करें तो कार्बनिक अम्ल के अंदर क्या आता है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, और खनिज अम्ल क्या होते हैं? खनिज अम्ल होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं खनिज अम्ल। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो खनिज अम्लों से क्या होते हैं? दुर्बल क्यों होते हैं? बताइए भाई। कार्बनिक अम्ल पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, खनिज अम्ल पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। कार्बन अम्ल है वो दुर्बल बंध से जुड़ा होता है, कार्बन बंध है वो प्रबल बंध से जुड़ा होता है। दीजिए जल्दी से जवाब, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खनिज अम्ल जो होते हैं वो पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। यानी खनिज अम्ल यदि टूटा तो ये H+ और ये Cl- पूरा का पूरा टूट जाता है, जबकि कार्बनिक अम्ल जो होता है जो अपन कहते हैं CH3COOH। ठीक है, ये जब टूटेगा तो H अलग टूटेगा और C अलग टूटेगा, तो ये इतना बड़ा भाग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की आपस में अभिक्रिया से क्या बनते हैं? दीजिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए आप। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की आपस में अभिक्रिया से क्या बनते हैं? कार्बनिक अम्ल, एस्टर, फिनोल या बेंजीन? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्टर। और एस्टर का उपयोग है वो इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, एस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्राकृतिक हीरे की आकृति कैसी होती है? बताइए भाई। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, और आप मुझे ये बताइए कि प्राकृतिक हीरे की है वो आकृति कैसी होती है? प्राकृतिक हीरे की आकृति कैसी होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
अष्टफलकीय, आप रट लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक हीरे की आकृति होती है अष्टफलकीय। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? बताइए भी। विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, या इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, शीशा पेंसिल बनाने में किया जाता है? दीजिए जल्दी से जवाब। ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा का सुचालक। ठीक है, शीशा जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, तो ये ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, ये सही है, और सुचालक वाला क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड से क्या प्राप्त होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलती है तो बताइए क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड, एथेनॉल, कार्बनिक अम्ल, या फिर मेथेनॉल? दीजिए जल्दी से जवाब। जल में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड से क्या प्राप्त होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। सही जवाब हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक में से अब तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन आपको नए लगे उनको आपको लिख लें और उनको आप रट लें। ठीक है, देखिए कुछ विद्यार्थी मेरे को ये कह रहे हैं, कई विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी टॉपिक वाइज है वो आप हमें पूरा लेसन पढ़ाओ। देखो पूरा लेसन ही पढ़ रहे हैं, यदि अपन बात करें तो आप देखना पूरी वीडियो को। ठीक है, अपन पूरा जितना भी उससे संबंधित होता है वो पूरा है वो मैटर है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। इस समय एग्जाम टाइम के अंदर है वो एक एक टॉपिक है वो नहीं करवाया जा सकता। इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उनसे संबंधित चीज़ें हैं वही करवाई जा सकती है। ठीक है, तो अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कितने क्वेश्चन है वो आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को और सुधार करने के लिए और भी यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप वो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने सुझाव भेजा था कि हमें है वो पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाइए। देखिए अभी इस समय पीडीएफ देने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिस टाइम आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी उस टाइम मैं आपको ज़रूर पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, उस टाइम मैं आपको ज़रूर पीडीएफ दे दूँगा, वो आप अपनी टेंशन छोड़ दीजिए, वो मेरी टेंशन है। ठीक है, और कोई सुधार यदि आपको लगे तो अपना सुझाव ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।